नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं अंकेश पांडे। दोस्तों, हम लोग बात करेंगे आज बाज़ार की शक्तियों के बारे में। बाज़ार की शक्तियाँ क्या हैं, बाज़ार शुरुआत कैसे होता है, अर्थव्यवस्था में बाज़ार की शक्तियों का क्या प्रयोग है, मांग क्या है, पूर्ति क्या है, मांग का नियम क्या है, पूर्ति का नियम क्या है, मांग क्यों है, पूर्ति क्यों है, इन सभी तथ्यों पर हम लोग बात करने चल रहे हैं। दोस्तों, बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए, बहुत ही आसान सब्जेक्ट होता है, बस समझने का थोड़ा सा हम लोग अपने अगर इंटरप्रिटेशन अलग कर दे इस विषय को लेकर के, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत आसानी से चीज़ों को समझा जा सकता है। चलिए शुरुआत करते हैं। मार्केट फोर्सेस, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मार्केट फोर्सेस, यानी बाजार की शक्तियों से क्या अर्थ है। देखिए, बाजार की शक्तियों से अर्थ यहाँ पर ये है कि किसी भी अर्थव्यवस्था को शुरू करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात होनी चाहिए कि दो चीज़ें निश्चित रूप से होनी ही चाहिए। क्या क्या? मांग एवं पूर्ति। और यही मांग और यही पूर्ति बाजार की शक्तियाँ कहलाती हैं। बाजार की शक्तियाँ कौन कौन? मांग एवं पूर्ति। क्यों? क्योंकि दोस्तों, किसी चीज़ की अगर मांग नहीं होगी तो उसकी सप्लाई नहीं होगी, यानी पूर्ति नहीं होगी। मांग अगर किसी चीज़ का हो ही नहीं तो अर्थव्यवस्था शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाए। यानी किसी चीज़ की शुरुआत करने के लिए, यानी अर्थव्यवस्था को चालू करने के लिए सबसे प्राइमरी चीज़ क्या होनी चाहिए? वो होनी चाहिए मांग। अगर मांग होगा तो पूर्ति होगा, और मांग आ गया तो पूरी बाजार की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। इसी वजह से इन दोनों को क्या कहा जाता है? बाजार की शक्तियाँ, यानी मार्केट फोर्सेस। समझते हैं मांग क्या है। देखिए दोस्तों, मांग की बात करें तो मांग क्या है, मांग क्यों है, मांग का नियम क्या है, तीनों बातों को हम लोग देखेंगे। देखिए, मांग का संबंध एक निश्चित समय से, किससे दोस्तों? एक निश्चित समय से और एक निश्चित कीमत से होता है। जैसे एक निश्चित समय और निश्चित कीमत की बात कैसे आ गई, ध्यान से देखिए। जैसे मान लीजिए 1 जनवरी 2021, मान लीजिए 1 जनवरी 2021 को किसी चीज़ की कीमत 25 रुपया है। किसी चीज़ की कीमत 1 जनवरी 2021 को 25 रुपया है। और मान लीजिए 1 जनवरी 2022 को इसकी कीमत कितनी हो जाए? 50 रुपया हो जाए। अब आप ध्यान से देखो, इसका समय और कीमत से कैसे संबंध है। अगर 1 जनवरी 2021 को कोई वस्तु आप खरीदते हो, मान लो ए नाम का वस्तु है, कोई भी ए नाम का वस्तु, मान लो आलू ही समझ लो, मान लो आलू आप 25 रुपया किलो 1 जनवरी 2021 को खरीदा करते थे, ठीक। अगर 100 रुपये आपको मिलता है तो आप 100 रुपये में कितना किलो आलू खरीद लेंगे? निश्चित रूप से 4 किलो। 4 किलो आप कब खरीद रहे हैं? 1 जनवरी 2021 को। अगर यही बात 1 जनवरी 2022 को देखा जाए, जब कीमत 50 रुपया हो गया है, तो आप यहाँ पर क्या कह सकते हैं? यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर आपको 100 रुपया मिलता है तो आप कितना चीज़ें लेके आएंगे? सिर्फ 2 किलो आलू लेके आएंगे। यानी पैसा वही है, सिर्फ चीज़ों की कीमत बढ़ गई है। इसी वजह से कहा गया कि एक निश्चित समय और एक निश्चित कीमत से इसका संबंध होता है। क्लियर है? देखिए, अगर इसकी परिभाषा की बात कर ले, मांग क्या होता है, तो इसकी परिभाषा हम लोग देख लें। किसी निश्चित समय व किसी निश्चित कीमत पर वस्तुओं तथा सेवाओं की क्रय की गई मात्रा को मांग कहते हैं। वही बात तो हमने कहा कि एक निश्चित समय में किसी निश्चित कीमत पर वस्तुओं तथा सेवाओं की क्रय की गई मात्रा को ही क्या कहते हैं? डिमांड कहते हैं, मांग कहते हैं। क्लियर है? चलिए, एक बात याद रखिएगा, मांग का संबंध किसका? मांग का संबंध हमेशा किससे होगा? उपभोक्ता से होता है। किससे दोस्तों? उपभोक्ता से। याद रखना, ये पूछा गया क्वेश्चन है कि मांग का संबंध किससे होता है? मांग का संबंध हमेशा कंज्यूमर से होता है, यानी कंज्यूम करने वाले से, उपभोक्ता से होता है। और पूर्ति का संबंध किससे होता है? पूर्ति का संबंध हमेशा उत्पादक वर्ग से होता है। याद रखना। चलिए, अब मांग क्यों है, मांग क्या है, हम लोगों ने समझा। मांग क्यों है, इसकी बात की जाए। देखिए, किसी भी वस्तु की मांग क्यों होती है? किसी भी वस्तु की मांग क्यों होती है? उस वस्तु की उपयोगिता की वजह से। मान लीजिए आपको किसी चीज़ की ज़रूरत क्यों है? आपको बाइक की ज़रूरत क्यों है? आपको स्कूटी की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि आपको बाज़ार जाने के लिए या फिर किसी कार्य करने के लिए आसानी हो। यानी उस बाइक की, उस स्कूटी की, उस कार की, उस किसी भी चीज़ की आपके जीवन में निश्चित रूप से कुछ ना कुछ यूटिलिटी है, उपयोगिता है। यानी यूटिलिटी की वजह से कोई भी मांग होता है किसी वस्तु। अच्छा, जैसे आप उदाहरण के लिए देख लो, कोई भी चीज़, जैसे कोई चीज़ यूज़ करके फेंक दिया गया है। मान लीजिए आपका मोबाइल ख़राब हो गया है, अब वो यूज़लेस है। अब आपको उस फेंके हुए मोबाइल की ज़रूरत है, यानी उसकी यूटिलिटी आपकी लाइफ में है नहीं, वो ख़राब हो चुका है। जब वो ख़राब हो चुका है तो इसका अर्थ है कि उसका आपके जीवन में अब कोई यूटिलिटी नहीं है, कोई उपयोगिता नहीं है। इसी वजह से उस चीज़ का आपके लाइफ में मांग नहीं है। मांग क्यों है? क्योंकि किसी चीज़ की उपयोगिता आपकी लाइफ में है। क्लियर है? अब मांग का नियम बात करें हम लोग दोस्तों। मांग का नियम क्या कहता है? देखिए, मांग का नियम कहता है कि
किसी वस्तु तथा सेवा की कीमत और मांग में विपरीत संबंध होता है। मांग का नियम कहता है कि वस्तु तथा सेवाओं की कीमत में और मांग में विपरीत संबंध होता है। देखिए कैसे, इसका कहने का मतलब ये है कि किसी वस्तु या सेवा की कीमत, मान लो प्राइस, और उसकी डिमांड में विपरीत संबंध होगा। यही तो बात कहा जा रहा है कि P व्युत्क्रमानुपाते किसके, D के, किसके, P व्युत्क्रमानुपाते किसके, D के। यानी अर्थ यहाँ पर क्या है कि जब प्राइस बढ़ रहा है किसी चीज़ का तो डिमांड घट रहा है, यानी व्हेन प्राइस इज इंक्रीजिंग देन डिमांड इज डिक्रीजिंग। ध्यान से देखना, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि किसी चीज़ की कीमत अगर बढ़ रही है, किसी चीज़ की कीमत अगर बढ़ रही है तो उसका डिमांड भी घटेगा। यानी विपरीत संबंध की बात करता है क्या, मांग का नियम। जैसे इसका परिभाषा कायदे से यहाँ पर हमने एक्सप्लेन करके लिखा है, ध्यान से देखो कि जैसे जैसे वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमत में वृद्धि होगा, जैसे जैसे वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमत में वृद्धि होगा, वैसे वैसे किसी वस्तु या सेवा की मांग में कमी होगा। यानी जैसे प्राइस में किसी चीज़ की वृद्धि हुआ, ये कह रहा है कि मांग का नियम कह रहा है कि किसी चीज़ की कीमत में अगर वृद्धि हुआ तो उसके डिमांड में कमी होगा। क्या होगा, उसके डिमांड में कमी होगा। ये बात कौन बता रहा है, मांग का एक पक्ष, मांग का नियम का एक पक्ष। विपरीत संबंध तो होता है लेकिन उसको हम लोगों ने एक्सप्लेन करके पढ़ने की कोशिश की कि क्या अर्थ होता है। तो जैसे जैसे वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमत में वृद्धि होगा वैसे वैसे किसी वस्तु या सेवा की मांग में कमी होगा। अब दूसरी स्थिति यहाँ पर देखिए, जैसे जैसे किसी वस्तु तथा सेवा की कीमत में कमी होगा, यानी व्हेन प्राइस इज डिक्रीजिंग देन वस्तु या सेवा की मांग में वृद्धि होगा, यानी डिमांड विल इंक्रीज। ध्यान से देखो कि एक पक्ष में ये कह रहा है कि किसी वस्तु या सेवा की कीमत बढ़ने पर डिमांड घट जाती है, और दूसरे पक्ष में यही बात क्या बोला जा रहा है कि किसी वस्तु या सेवा की कीमत घटने पर उसकी डिमांड बढ़ जा रही है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि ये जो कहा गया है कि वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमत में विपरीत संबंध होता है, यानी P व्युत्क्रमानुपाते 1/D के। यहाँ पर हम लोग देखेंगे जैसे ये जो लिखा है कि वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमत और मांग में विपरीत संबंध होता है, यानी P व्युत्क्रमानुपाते किसके, 1/D के। तो क्या ये बात साबित नहीं होता दोस्तों, क्या यह साबित नहीं हो रहा है कि वह प्राइस जब बढ़ेगा, विपरीत संबंध है, यानी ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। एक बात याद रखना, एक बात याद रखना कि किसी भी चीज़ का मांग से अगर संबंध दिखाना है तो यहाँ कीमत से रिलेशन बताना, कभी भी डिमांड से मत बताना। यानी जब कीमत बढ़ेगी तभी डिमांड घटेगा, डिमांड घटेगा, और कीमत घटेगी तो डिमांड बढ़ेगा। यानी कभी भी आप ऐसे नहीं कहेंगे कि मांग बढ़ रही है इसकी वजह से कीमत, क्योंकि यह सामान्य परिस्थितियों की बात कही जाती है। देखिए कभी कभी क्या होता है कि किसी चीज़ की डिमांड भी बढ़ जाती है और कीमत भी बढ़ी रहती है, तो वो विशेष परिस्थिति होती है। यानी हमारा यहाँ पर इंटेंशन ये है कि बाजार की जो साधारण स्थितियाँ हैं, अर्थव्यवस्था की जो साधारण स्थितियाँ होती हैं, वह यह बतलाती हैं कि किसी चीज़ की कीमत अगर बढ़ रही है सामान्य स्थितियों में। सामान्य स्थितियों का अर्थ क्या है कि जैसे मान लो आपने देखा होगा कि अपने टाइम में किसी कार की बहुत क्रेज़ हो जाए, जैसे स्कॉर्पियो का एक टाइम था, बहुत क्रेज़ था, तो जितने में मिल रहा था उतने में ख़रीदा जा रहा था। यानी जब उसकी उपलब्धता नहीं थी उसके बावजूद भी उसकी डिमांड थी, तो वो जितने में बिक जा रही थी उतने में उसको ले रहे थे लोग। लेकिन जो सामान्य नियम है, जो सामान्य बातें हैं, सामान्य नियम ये कहता है कि किसी चीज़ की कीमत बढ़ेगी तो उसका डिमांड घटेगा, ऐसा मांग का नियम कहता है। क्लियर है, आगे बढ़े। अब हम बात करेंगे पूर्ति क्या है, पूर्ति क्यों है, पूर्ति का नियम क्या है। उससे पहले दोस्तों उससे पहले हम लोग समझेंगे कि मांग का नियम, मांग किसी चीज़ की होने के लिए क्या क्या आवश्यक चीज़ें होनी चाहिए, यानी किसी चीज़ की डिमांड क्या क्या चीज़ों को दर्शाती है, यानी मांग होने के लिए क्या ज़रूरी है, क्या शर्त होने ज़रूरी है। देखिए सबसे पहली बात, किसी चीज़ की मांग के लिए आपके अंदर उसके प्रति इच्छा होनी चाहिए, पहला पॉइंट। यानी मांग के लिए आवश्यक शर्तों में बात करें, अगर किसी चीज़ की डिमांड की बात की जा रही है तो इसका अर्थ है सबसे पहले आपको उस चीज़ के लिए इच्छा जागृत होनी चाहिए। दूसरी स्थिति क्या होनी चाहिए, दूसरी स्थिति होनी चाहिए कि आपको उस चीज़ के खरीदने की शक्ति होनी चाहिए, क्रय शक्ति क्षमता आपकी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, क्रय शक्ति क्षमता होनी चाहिए दूसरी। और तीसरी चीज़ अगर हम यहाँ पर देखें तो क्रय शक्ति क्षमता ही नहीं, साथ ही साथ आपकी व्यय के लिए तत्परता भी होनी चाहिए। व्यय की तत्परता का मतलब क्या है, व्यय की तत्परता का अर्थ है जैसे मान लो आपको इच्छा हुई, मान लो किसी कार को खरीदने की, आप कार खरीदना चाहते हैं, मान लो 5 लाख रुपए की कार है, क्रय शक्ति क्षमता भी है आपके पास 5 लाख रुपया भी है, ठीक, लेकिन आप उसको खर्च नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि मान लो हो सकता है आपकी सेविंग अकाउंट मात्र 5 लाख रुपया ही हो,
मात्र 5 लाख रुपया ही हो, आपकी सेविंग हो सकता है कि आपका 5 लाख ही हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि 5 लाख से ज़्यादा हो तो आप उसको खर्च कर सकते हैं। यानी किसी मांग का पूरा क्राइटेरिया फुलफिल होने के लिए 3 चीज़ें आवश्यक हैं। आपको इच्छा होनी चाहिए, आपके औकात होनी चाहिए, जो क्रय शक्ति क्षमता बोली जाती है उसे औकात कहते हैं, यानी आपकी औकात होनी चाहिए खरीदने की, और साथ ही साथ आपके अंदर गट्स होना चाहिए पैसा खर्च करने की, ठीक है, तब मांग की स्थितियाँ फुलफिल होएंगी। क्लियर है? आगे बढ़े। अब हम बात करेंगे पूर्ति क्या है, पूर्ति क्यों है, पूर्ति का नियम क्या है। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें पूर्ति क्या है, पूर्ति की बात करें तो मूल रूप से अगर हम देखें तो पूर्ति का भी संबंध एक निश्चित समय, एक निश्चित कीमत से होता है। एक निश्चित समय यानी टाइम से और निश्चित प्राइस से होता है। देखिए कैसे, जैसे किसी समय में निश्चित कीमत पर, इसका संबंध हमने पहले बताया कि इसका संबंध उत्पादक वर्ग से होता है। किससे? उत्पादक वर्ग से। अब यहाँ पर ध्यान से समझने वाली बात यह है कि किसी निश्चित समय में निश्चित कीमत पर उत्पादक वर्ग द्वारा बाजार में उपलब्ध कराई गई वस्तु या सेवा की मात्रा को ही पूर्ति कहते हैं। यानी इसका संबंध चूंकि उत्पादक वर्ग से है, तो उत्पादक वर्ग क्या करता है? किसी चीज़ का उत्पादन करके बाजार में उसको लेके आता है। तो वह क्यों लेके आता है, यह बात भी समझिए। पूर्ति आदमी कब करता है? जब किसी चीज़ की मांग होती है। अब कोई पूर्ति क्यों हो रहा है? क्योंकि उसकी मांग है। यानी पूर्ति क्यों है? क्योंकि उसकी मांग है। पूर्ति क्या है? किसी निश्चित समय में किसी निश्चित कीमत पर उत्पादक वर्ग द्वारा बाजार में उपलब्ध कराई गई वस्तु तथा सेवा की मात्रा को क्या कहते हैं? पूर्ति कहते हैं। यानी पूर्ति किसे कहते हैं? एक निश्चित समय निश्चित कीमत पर वस्तुओं तथा सेवाओं की उत्पादक वर्ग द्वारा बाजार में उपलब्ध कराई गई वस्तुओं तथा सेवाओं की मात्रा को ही पूर्ति कहते हैं। पूर्ति क्यों है? पूर्ति आपने समझा, पूर्ति क्या है? वस्तुओं तथा सेवाओं की उत्पादक द्वारा बाजार में उपलब्ध कराई गई मात्रा। पूर्ति क्यों है? क्योंकि उसका मांग है। पूर्ति क्यों है? पूर्ति क्योंकि उसका मांग है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि क्या नियम है पूर्ति का। पूर्ति का नियम क्या कहता है? पूर्ति का नियम कहता है दोस्तों कि जैसे जैसे किसी चीज़ की कीमत में वृद्धि होगी, यानी जैसे जैसे किसी चीज़ की कीमत में वृद्धि होगी, वैसे वैसे उस चीज़ की सप्लाई में वृद्धि होगी। ध्यान से देखो, यानी वहाँ पर क्या था कि सप्लाई में डिमांड और प्राइस की बात की गई थी, यहाँ पर प्राइस और सप्लाई की बात की जा रही है। यानी किसी चीज़ की कीमत बढ़ेगी तो उसकी सप्लाई बढ़ेगी, किसी चीज़ की कीमत अगर बढ़ रही है तो उसकी सप्लाई बढ़ेगी। यानी कीमत बढ़ रहा है तो सप्लाई यानी पूर्ति भी बढ़ रही है। क्या दोस्तों? पूर्ति भी बढ़ रही है। तो हम एक शब्द में अगर इसको कहना चाहें तो हम ये कह सकते हैं, पूर्ति का नियम कहता है कि कीमत और पूर्ति का सीधा संबंध होता है। सीधा संबंध। अब सीधा संबंध का अर्थ क्या है? सीधा संबंध का अर्थ यहाँ पर दोस्तों सीधी सी बात है कि व्हेन प्राइस इज इंक्रीजिंग देन सप्लाई इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। यानी हम ये कह सकते हैं कि जब प्राइस घट रहा है तो सप्लाई भी घट रहा है, यानी दोनों परिस्थिति अगर हो रही है तो अब ऐसी स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि P समानुपाते किसके? अब हम ऐसी स्थिति में कह सकते हैं P समानुपाते किसके? S के। यानी जब प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगी और प्राइस घटेगा तो सप्लाई भी घटेगी। यानी दोनों ही परिस्थितियों को हम अगर ध्यान से देखें तो एक बात समझ में आ रहा है कि इसका संबंध एक दूसरे से सीधा सीधा होता है। आज हम लोग बात कर लिए दोस्तों कि मांग क्या है और पूर्ति क्या है। मांग और पूर्ति का कॉन्सेप्ट समझ लिए। कल हम लोग देखेंगे कि मांग एवं पूर्ति का जो ग्राफ के माध्यम से व्यवस्था है उसको हम लोग समझेंगे। यानी ग्राफ के माध्यम से समझेंगे कि कैसे प्राइस बढ़ने पर और कीमत बढ़ने पर किसी चीज़ की मांग में कमी हो रही है, कैसे किसी चीज़ की ग्राफ अब हम लोग देखेंगे मांग का नियम चित्र के माध्यम से। मांग का नियम किसके माध्यम से? अब हम लोग देखेंगे मांग का नियम चित्र के माध्यम।
अब हम लोग देखेंगे मांग का नियम चित्र के माध्यम से। किसके माध्यम से? चित्र के माध्यम से। यानी अब हम लोग देखने चल रहे हैं कि मांग का नियम चित्र के माध्यम से। देखिए मांग का नियम चित्र के माध्यम देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये जैसे मान लीजिए हमने एक ग्राफ बनाया और ये क्या बना दिया हमने, एक ऊपर से नीचे की स्थिति में बढ़ते और घटते क्रम में इसका वो। देखिए हमने कहा कि इसका नियम क्या कहता है? इसका नियम कहता है कि किसी चीज़ की कीमत जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे इसके क्वांटिटी में कमी होगी। देखिए जैसे मान लीजिए ये P1 है, ये P2 है, ये P3 है और इसका ये क्या हो गया, ये D3 है, D2 है, D1 है। देखिए किसी चीज़ की कीमत अगर बढ़ रही है, जैसे P1 से P2 हुआ, देखिए यहाँ पर किसी चीज़ की क्वांटिटी, डिमांड की बात की गई, ये वाली लाइन डिमांड की बात कर रहा है, ये कीमत की बात कर रहा है कि किसी चीज़ की कीमत जैसे जैसे बढ़ेगी उस वस्तु या सेवा की डिमांड में कमी होगा। P1 था तो D1 क्वांटिटी में कोई चीज़ डिमांड हो रहा था, P2 किसी चीज़ की कीमत हो गई तो उसका D2 क्वांटिटी, यानी यहाँ से यहाँ इसकी कीमत घट गई, यहाँ से यहाँ इसकी कीमत घट गई। और जैसे ही किसी चीज़ की कीमत P2 से P3 हुई तो उसकी क्वांटिटी D3 हो गई, और D3 का मतलब जितना महंगाई उतना कम डिमांड, यानी किसी चीज़ की कीमत जितनी ज़्यादा उतना कम उसका क्या, डिमांड यानी मांग। यानी जो प्राइस का जो इसका नियम कहता है कि व्हेन प्राइस इज इंक्रीजिंग देन डिमांड इज डिक्रीजिंग, या फिर व्हेन प्राइस इज डिक्रीजिंग डिमांड इज इंक्रीजिंग, यानी इसका जो उल्टा संबंध की बात की गई है, जब कीमत बढ़ रहा है तो उसके डिमांड में कमी हो रही है। ये बात यहाँ मांग के नियम में हम लोगों ने समझा। देखिए दोस्तों उतनी व्यवस्था नहीं है, फिर हम इसी में कोशिश कर रहे हैं आपको समझाने की, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे, आप लोगों का यहाँ पर चीज़ें कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग दोस्तों बात करें कि पूर्ति का नियम क्या कहता है। क्या दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे पूर्ति का नियम क्या कहता है। पूर्ति का नियम हम चित्र के माध्यम से देखें। पूर्ति का नियम कहता है कि जैसे जैसे किसी चीज़ की कीमत में वृद्धि होती है, वैसे वैसे उस चीज़ की सप्लाई में वृद्धि होती है। यानी S1 S2 S3, यहाँ पर क्या P1 P2 P3। यहाँ पर जो पीछे ही बात की गई कि सप्लाई का रूल कहता है कि जब किसी चीज़ की कीमत कम है तो उसकी सप्लाई कम है, किसी चीज़ की कीमत बढ़ी तो उसकी सप्लाई बढ़ जाएगी, किसी चीज़ की कीमत और बढ़ी तो उसकी सप्लाई और बढ़ जाएगी। ऐसा पूर्ति का नियम जो P समानुपाते S की बात करता है, ऐसे समझ में आता है। यानी ये बात जो P समानुपाते S की है ये बतलाता है। दोनों बातें थोड़ा एक दूसरे से विपरीत हैं। तो दोस्तों एक चीज़ आपके दिमाग में ये आनी चाहिए कि क्या किसी चीज़ की मांग के हो जाने से या किसी चीज़ की सप्लाई बढ़ जाने से चीज़ें लोग खरीदने लगेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होगा। उसके लिए एक निश्चित कीमत होना चाहिए किसी चीज़ का कि उससे ज़्यादा कोई चीज़ का कीमत ना बढ़े, और एक फिक्स रेट होना चाहिए जिसमें एक दूसरे के बीच में सहमति बने, उसी चीज़ पर कोई चीज़ खरीदारी हो पाए। इस चीज़ को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, प्राइस डिटर्मिनेशन, और आगे हम लोग डिस्कस करेंगे उसमें कि मुद्रास्फीति क्या है, मुद्रा संकुचन क्या है, मुद्रास्फीति को कंट्रोल कैसे करते हैं, या फिर इन दोनों का संबंध आपस में कैसे है। इन सभी बातों को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप लोग दोस्तों अगर अच्छा लगे, हालांकि बहुत अच्छा ग्राफिक नहीं है, आप लोग अलग अलग जगहों पर और अच्छा पढ़ते होंगे, लेकिन अगर अच्छा लगे तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें और कोशिश करें अपने दोस्तों को शेयर करने का। थैंक यू क्लास।